हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल है, पीडीएफ मटेरियल, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और डेली मैगजीन्स के अलावा हमारी मंथली सीरीज है, साथ ही साथ हमारी फटाफट मैगजीन्स है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप हमसे कनेक्ट होइए। डायरेक्ट लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप जो कांटेक्ट नंबर दिया है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कीवर्ड्स जो हमारी मैगजीन्स में रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। और लेकिन डेली आपको इन मैगजीन्स को पढ़ना होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट होइए, जुड़िए हमसे और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कल्चर हिस्ट्री का है तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 ये साध्वी सैल बनी है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो मिस इंडिया प्रतियोगिता हुई। साध्वी सैन ये गोवा की हैं और इन्हें जो है वो फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 जो है वो चुना गया। और ये जो इवेंट है ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यहाँ पे हुआ, जहाँ पे कंट्री की जितनी भी कंटेस्टेंट थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये जो है वो चुनी गई है। फर्स्ट रनर अप जो है वो राजा नंदिनी पवार इन्हें चुना गया है, ये महाराष्ट्र की हैं। और तो ये जो अभी इंडिया का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ है ये 61st एडिशन था। और ये डॉटर्स ऑफ दिस सॉइल इस थीम के अंतर्गत हुआ है। और इसमें यही था कि जो इंडियन वुमेन है इनकी यूनिटी, इनकी स्ट्रेंथ, इन सबको सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो कभी कभी पूछते हैं कि मिस इंडिया कौन बनी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। फिर विश्व सूत्र ये जो है ये एक अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। और ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इनके साथ मिलके इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया। विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो इसमें ये जो इवेंट था ये आपका इसी जो प्रतियोगिता हुई है मिस इंडिया की उसी के दौरान इसका कलेक्शन जो है वो प्रेजेंट किया गया। और इसमें इंडियन जो हैंडलूम में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया, दिखाया गया। और कैसे इनको जो है वो इनका जो है वो जो इंस्पिरेशन है वो और भी दूसरी कंट्रीज से मिलता जुलता है। क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसको पूरा दर्शाया गया। तो जो पूरा इंडिया का हैंडलूम ट्रेडिशन है, टेक्नोलॉजी है, कैसे इसको हमें प्रिजर्व करना है और फिर आगे की जनरेशन्स तक जो है वो इसके बारे में जो नॉलेज है इसको बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में भी इसमें पूरा जो है वो इवेंट में जो है वो हुआ। और इसमें जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल कहाँ कहाँ का कौन कौन सा टेक्सटाइल है, ये सारी चीजें जैसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। और चूंकि ये इसी प्रतियोगिता के दौरान किया गया है और गवर्नमेंट का एक हमारा जो मेजर मोटिव है कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, वोकल फॉर लोकल को बेहतर करना है। तो कौन कौन से जैसे उड़ीसा का इतक है इसके बारे में बताया गया कि कैसे यहाँ जो कपड़े हैं वो इस पैटर्न को यूज करके बनते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो उड़ीसा का जो इक्कत है इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक फॉर्म से मिलता जुलता है। कांचीपुरम साड़ीज, हाँ, सिल्क हम लोग को पता है, इसका जो है वो नॉर्वेजियन लाइन से मिलता जुलता है। मूगा सिल्क की बात करें तो ये असम में होता है और ये इजिप्शियन एलिमेंट से जो है वो इसको काफी सारा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है ये। पटोला के बारे में बताया गया कि जो पटोला कारीगरी होती है ये स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। वाराणसी का जो सिल्क है उसमें बताया गया कि ये यूएई से भी काफी सारा मतलब जो है वो मिलता है। तो कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो चीजें रही हैं उससे जो भारत का जो हैंडलूम है प्रभावित है और कैसे उसको यूज करता है, कैसे और चीजें हैं, इसके बारे में इसको पूरा दिखाया गया।
और काफी ये एक बड़ा मतलब एक अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। ये लार्जेस्ट हैंडलूम सेक्टर जो है वो इंडिया का है, और इसमें काफी सारे लोगों को जो है वो इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे मिलता है। इंडिया का जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर वेलफेयर स्कीम है, जिसके तहत जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। फिर इसी तरह इंडिया का हैंडलूम ब्रांड इसको 2015 में लॉन्च किया गया, ताकि जो हमारी हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर और कट किया जा सके, उनको एक सर्टिफाइड प्रोवाइड किया जाए। तो अब एक इकत है उड़ीसा का, कांचीपुरम है तमिलनाडु का, मुगा है असम का, पटोला है गुजरात का, बनारसी जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि कहाँ कहाँ का क्या टेक्सटाइल है। ये सब इस तरह से चीजें जो है वो आती हैं। फिर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ थी, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जलधारा जल हारती वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इसका रिव्यू किया। तो अब ये तो नहीं पूछेगा कि क्या रिव्यू है, लेकिन ऐसे जलधारा जल हारती प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है वो स्कीम है वहां पे गवर्नमेंट की, और इसके तहत जो कैनाल्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, और मॉनसून सीजन के पहले उनको बेटर किया जाता है, ताकि जो वाटर बॉडीज हैं प्रॉपर फिल हो सके, और मॉनसून में वाटर की जो है वो एक तरह से कह लो कि कंजर्व किया जा सके, उसको ड्रेनेज पूरा ना हो, ठीक है, फ्लडिंग वगैरह वो रहे। तो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है ये, और कैसे बेहतर तरीके से वाटर को मैनेज किया जाए, यूज किया जाए, इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये जलधारा जलहारती। वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो काफी क्रिटिकल इश्यू रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स जो है वो काफी प्रॉब्लम्स होती है, ड्रॉट्स वगैरह झेलना पड़ता है। सिमिलरली जब मॉनसून सीजन आता है तो फ्लडिंग होती है। तो इस तरह के प्रोग्राम का उद्देश्य यही होता है कि बेहतर तरीके से जो है वो वाटर को जो है वो मैनेज किया जा सके। और इसमें इसमें जो है वो इनका नीरू चट्टू वाटर एंट्री प्रोग्राम भी जो है वो इन्होंने चलाया है इसके पहले, आंध्र प्रदेश ने। और अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको बेहतर करने पे पूरा काम जो है वो किया जा रहा है। तो इसी का इन्होंने रिव्यू किया। तो प्रोग्राम का नाम और किस स्टेट से रिलेटेड है, ये जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी स्टडी मतलब एक साइंटिफिक स्टडी जो है वो पब्लिश हुआ, और नेचर का जो क्लाइमेट चेंज है उसके से रिलेटेड। और इसमें बताया गया कि कैसे जो है वो ओशंस जो है वो वार्म हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो सी लैंड ब्रीज है वो कमजोर पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ऐसा होता है कि जब दिन दिन का समय रहता है तो जो लैंड है वो ज्यादा तेज गर्म होता है सी के कंपैरिजन में, और ये जो कूल एयर है उसको जो है वो खींचता है। फिर जब नाइट होती है तो लैंड बहुत जल्दी से जो है वो ठंडा भी हो जाता है, और तो एयर जो है वो फिर ऑफशोर जो है वो फ्लो करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होती है इसको लैंड सी ब्रीज जो है वो कहा जाता है। ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अभी ये जो नई स्टडी हुई है इसमें बताया गया है कि जो ओशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रहे हैं, और इन्हीं की वजह से जो लैंड सी ब्रीजेस हैं कोस्टल एरियाज में, जो हमारी सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं जो कोस्टल एरियाज के पास आस पे हैं, वो वीक हो रही हैं। ठीक है, और ये जो आपके ब्रीजेस होते हैं ये काफी एसेंशियल माने जाते हैं अर्बन एरिया का जो एयर क्वालिटी होता है उसको बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ इन एरियाज की कूलिंग के लिए। तो इसी में जो है वो जितनी 18 मेजर सिटीज के पे स्टडी किया गया, और पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस भी जो है वो गर्म हो रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है वो इन पे पड़ रहा है। और इसमें पाया गया कि जो ओशन वार्मिंग की वजह से जो नंबर ऑफ ब्रीज है मतलब इसमें 3% की जो है वो गिरावट आई है, ऐसा इन्होंने स्टडी में पाया है। और इसमें इन्होंने कई सारी जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, ब्यूनस आयर्स, इन सब पे का स्टडी किया, और कहा कि काफी जो है वो ड्रामेटिक डिक्लाइन देखने को मिला है सी ब्रीजेस में। और उन्होंने वार्न किया है कि 2050 तक आते आते ये और भी तेजी से होगा, अगर जो है वो क्लाइमेट चेंज को पे कुछ कमी नहीं आया गया, उसको रोका नहीं गया तो।
तो एक तरह से सी ब्रीज का इरोजन हो रहा है, और इसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे और इंटेंस हीटिंग जो है फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफी प्रभावित होगा, बुरा हो सकेगा। और जो पार्लियामेंट का जो सेशन चला 3 दिन का, जिसमें कि जो है वो डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल गवर्नमेंट के ले आया, और ये पास नहीं हो सका। ठीक है, मेजोरिटी जो है वो नहीं थी, 2/3 मेजोरिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके चलते ये बिल जो है वो नहीं पास हुआ। तो उसी के बारे में था कि कैसे जो है ये आया और क्या क्या चीजें हैं। फिर स्पेशल सेशन चला, इसमें 131st अमेंडमेंट बिल 2026 इसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल और द डीलिमिटेशन बिल जो है वो आया। उसका उद्देश्य था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराना, साथ ही साथ डीलिमिटेशन कमीशन के लिए जो है वो उसमें बात कही गई थी। और इसमें ये था कि 2023 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2011 के सेंसस के बेसिस पे, जो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी और आफ्टर डिलिमिटेशन। तो इसमें आर्टिकल 82 और 173 का है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जो है वो अमेंड करने की बात कही गई थी। और इसी के तहत जो नंबर ऑफ लोकसभा है सीट्स और जो असेंबली सीट्स हैं उनका जो है वो रीएडजस्टमेंट किया जाना था। और पहला डिलिमिटेशन की बात करें हम, तो डिलिमिटेशन क्या होता है, इसमें जो है वो एडजस्टमेंट किया जाता है सीट्स का, कि जितनी कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे। ठीक है। और पहला डिलिमिटेशन जो है वो स्वतंत्र भारत का वो 1950 और 51 में हुआ था बाय इलेक्शन कमीशन। जो पॉपुलेशन फिगर्स थे उस टाइम के, मतलब 1 मार्च 1950 तक के, उसके बेसिस पे। उसके बाद पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे। और तो जो पहला डिलिमिटेशन था उसका जो पॉपुलेशन वो था वो 1951 का सेंसस हुआ था, उस पर बेस था। फिर बाद में रीएडजस्टमेंट किया गया 1961 में, 1971 में। और फिर एक तरह से टेम्पररी फ्रीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक एक अहम पॉलिसी के तौर पे आया था। और ये कहा गया कि कैसे जो है वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए। फिर बाद में 2001 में जो है वो एक टेम्पररी जो फ्रीज था उसको एंड एंड हो रहा था, तो फिर बाद में अमेंडमेंट लाया गया, 84th अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत जो है ये 1976 तक के लिए जो इसको वो कर दिया गया था कि इसी के बेसिस पे होगा। फिर बाद में कहा गया कि 2026 का जो है वो जब वो होगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन फर्दर जो है वो होगा। तो अभी अब चूंकि न्यू सेंसस जो है वो है आपका, ठीक है। और तो जो अपोजिशन है इसका ये कहना है कि पहले जो है वो पूरा सेंसस की प्रक्रिया जो हो जाए उसके बाद फिर देखना है कि कैसे जो है वो डिलिमिटेशन होगा। क्योंकि इनका कहना है कि जो 2011 का जो डेटा है वो अब पुराना डेटा हो जाएगा, हमें डिसेंट न्यू डेटा पे काम करना चाहिए। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो सकता है। और जो 2011 का सेंसस है उसके बेसिस पे अगर होगा तो जो एक पैरिटी नहीं रहेगी पॉपुलेशन और इलेक्टोरेट का पूरा, तो इसके चलते जो है वो इन्होंने इसका विरोध किया और ये जो आपका बिल है ये पास नहीं हो पाया। तो अब ये पूछेगा नहीं, लेकिन हर से 131st अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था। क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है, गिर गया है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि ये क्या मुद्दा है, क्या चीजें इसमें चल रही है। फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत जो है वो एआई की ट्रेनिंग जो है वो दिया जा रहा है, जो आर्टिसंस है उनको। और एमएसएमई मंत्रालय, इनके इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि लगभग 2500 जो है बेनिफिशरीज, इनको जो है वो एआई से कैसे उनकी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे बिजनेस पोटेंशियल बढ़ाया जाता है, इसके लिए इनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। और जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था जब इंडिया में समिट हुई थी फरवरी में, एआई समिट, तो इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया गया था, और उसमें एआई को कैसे सोशल गुड के लिए काम किया जाए इस पे पूरा फोकस था। तो इसी के तहत जो है वो जो हमारे जो आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, इनको जो है वो आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है। और इसमें इनको कि कैसे आप चैट जीपीटी
है ना, इन जेमिनी इन सब का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और जो अपनी चीजें हैं उनको और बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। और पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें जो क्राफ्टमैन है, जो विश्वकर्मा है कंट्री में, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए जो है वो इस पे पूरा फोकस किया जाता है। तो उनको भी एआई से जोड़ा जा रहा है ताकि जो डिजिटल मार्केट है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और अपना काम बेहतर तरीके से और कर सकें। फिर एक नया इंडिया का फर्स्ट एडवांस्ड 3D चिप पैकेजिंग यूनिट ये उड़ीसा में बन रहा है और इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है। और ये जो है वो इंफो वैली भुवनेश्वर में बनेगा और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इससे जो है वो इंडिया का जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो बेहतर होगा और जो एक हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत का, और साथ ही साथ जो है हम चाहते हैं कि हाई एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। तो इसके लिए ये एक प्रमुख कदम है और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एडवांस 3D ग्लास सॉल्यूशंस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है ये इस्टेब्लिश हो रहा है। और इसमें जो है वो जो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी ये नेक्स्ट जनरेशन जो एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इनमें जो है वो ये एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और इसमें जो है ये करीब 2000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें। इसमें जो है वो 70,000 ग्लास पैनल्स लगेंगे और 50 मिलियन असेंबल्ड यूनिट्स जो है वो बनेंगी। ठीक है। और ये जो कंपनी है 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंडस्ट्री, ये यूएसए की कंपनी है और इसका एक होली ओन्ड इंडियन सब्सिडियरी है। इसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये बना रहे हैं और ये उड़ीसा के इम्फो वैली कोरधा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। हेट्रोजीनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसके अंतर्गत। और टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो 1943 करोड़ रुपए का आएगा और इसमें जो है वो सेंट्रल की तरफ से जो है वो 799 करोड़ का सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी बनेगी इससे पूरा जो हमारे डेटा सेंटर्स बनेंगे एआई के, मशीन लर्निंग के, 5G कम्युनिकेशंस पे, इसमें ये काफी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कहा कि उड़ीसा अब एक नए मेजर हब के तौर पे बन रहा है और यहाँ पे जो है ये 3D पैकेजिंग सिस्टम बन रहा है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर का है मिशन के तहत इसमें और भी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो रही है। ठीक है। और तो यही है, तो ये याद रखना कि कहाँ पे ये 3D पैकेजिंग सिस्टम बन रहा है। जैसे गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है, आसाम में बन रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ ये जो नया लॉन्च हुआ है ये भी आएगा एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन था, इसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे जो है वो अ, इंडिया का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है इस पे गवर्नमेंट का फोकस है और विकसित भारत का जो हमारा उद्देश्य है इसके लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो रहे करे। पिछले डेकेड में जो एग्रीकल्चर सेक्टर इसका 4.45 लगभग ग्रोथ रहा है और डाइवर्सिफाई हुआ है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, इनका जो है वो नंबर बढ़ा है। और अगर हम हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो इनसे रेवेन्यू भी ज्यादा जो है वो जनरेट होता है। और इस सेक्टर से बताया गया है कि विद इन जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है इनका जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट रहा है इसमें हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 37% रहा। प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। ठीक है। 2013-14 में 217.8 मिलियन टन था, उससे बढ़ के जो है ये अभी 370.74 मिलियन टन जो है वो हो गया है। और भारत 17.65 मिलियन टन फ्रूट प्रोड्यूस करता है, 217 मिलियन टन वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ये 14 में 277.35 था। फिर इसके अलावा अदर क्रॉप जो है वो 35.2 मिलियन जो है वो टन के लगभग प्रोड्यूस होती हैं।
ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग जो है वो सेकंड है, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन में। इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट हम अनियन प्रोड्यूसर हैं, शैलॉट्स एक छोटे तरह का अनियन होता है, उसमें भी जो है वो नंबर वन है, टॉप पोजीशन पे है। फिर ग्लोबल जो प्रोडक्शन है उसका 22.42% जो है वो हम जो है वो यहाँ पर इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर टारगेटेड इंटरवेंशन जो है वो किया गया है। 26-27 का जो बजट है इसमें क्रॉप स्पेसिफिक जो है वो इंटरवेंशन की बात कही गई है। जैसे कि कोकोनट है, सैंडलवुड है, कोकोआ है, कैश्यू है, इन सब के जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाने पे जो है वो जोर दिया जा रहा है। ये सब जैसे कोस्टल एरियाज और सदर्न एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे अगर वुड होता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने पे काम हो रहा है। प्रीमियम नट्स जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स हैं, पाइन नट्स हैं, ये हिली एरियाज में होती हैं। इनका कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जो यूनियन बजट है 26-27 का, उसमें काफी सारा जो है वो प्रावधान रखा गया है। और जो फैब्रिक जो इकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके साथ जो फेवरेबल क्रॉप्स होती हैं उसको लोग ग्रो करते हैं। बट साथ साथ कैसे इन जो सपोर्ट क्रॉप्स है इनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए ताकि इनका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो फार्मर्स को पहुंच सके। अब इसमें बताया गया कि जो कोकोनट है ये करीब 30 मिलियन जो पीपल हैं उनको सपोर्ट करता है। इंडिया की रैंकिंग सेकंड ग्लोबली है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल वर्ल्ड आउटपुट का 22.4% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। फिर अ, केरला जो है वो लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे जो है वो लगता है। इसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, मतलब इस में जो है वो इनका प्रोडक्टिविटी है। फिर अगर हम 2025 की बात करें, 24-25 की, तो जो कोकोनट प्रोडक्ट्स हैं ये करीब 513 मिलियन US डॉलर्स के लगभग जो है वो इनका प्रोडक्शन रहा। 25% इंक्रीज देखने को मिला। फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ये पूरा जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। साथ ही साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसको भी ये फैसिलिटेट कर रहा है। और अभी जो कोकोनट प्रोडक्ट प्रमोशन स्कीम जो है प्रपोज किया गया है बजट में, इसका भी यही एम है कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, बेहतर करना, ठीक है। फिर कैश्यू कल्टीवेशन ये भी जो है वो काफी बढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। कोकोआ प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू नट एंड कोकोआ डेवलपमेंट ये जो है वो इन क्रॉप्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और हमारा एम है कि हम प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो बना सकें कोकोआ और कैश्यू नट के प्रोडक्शन में बाय 2030। सैंडलवुड की बात करें तो ये जो है वो प्राइमरली कर्नाटका और तमिलनाडु में होता है। इनका भी प्रोडक्शन, मतलब इनकी हाई काफी वैल्यू होती है, कॉस्ट होता है, तो ये काफी बेहतर माने जाते हैं, ठीक है। और हिली रीजन्स में भी जैसे आलमंड प्रोडक्शन पे जोर दिया जा रहा है। चिलगोजा पाइन ये काफी कॉस्टली होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। तो कलेक्टिवली अगर बात कही जाए तो ये सारी जो भी क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे बढ़ावा दिया जा रहा है। फार्मर्स का जो क्रॉप है उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि उनकी जो इनकम है वो और बेहतर हो सके। और हमारा जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो यही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। और 2047 तक हमारा ये एम है कि हम लगभग 21 ट्रिलियन का जो है US डॉलर इतना जो है वो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो बने। तो ये सारे जो है वो काम हुए हैं और काम इस पे चल रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर और बेहतर तरीके से ग्रो करे, ठीक है। तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट। फिर उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेजेस का जो है वो रिवीजन किया गया। और इससे रिलेटेड है कि इसका क्या क्या जो है वो इफेक्ट हुआ है। और अभी हमने जो नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे जो है वो काफी जो है वो अनरेस्ट हुआ इंडस्ट्रियल एरियाज में वेज को लेके, और विवाद भी पूरा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बताया गया कि कैसे जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने 17 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। इसके तहत जो मिनिमम वेज है स्टेट में उसका रिवीजन किया गया, ठीक है। और
इसका जो ये 1 अप्रैल से कहा गया है कि लागू होगा। और अभी पूरा एक जो अनरेस्ट चला है कि जिसमें जो है वो जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, वो काफी विरोध इन्होंने जो है वो किया था। और स्टेट गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि देखेगी कि जो वर्कर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों की जो बात है उसको जो है ये रखेंगे, उनके साथ कंसल्ट करेंगे और फिर जो है वो सजेशंस वगैरह और जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो बातें कही गई हैं, जो अभी का एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज रेट है, ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 से गवर्न हो रहा है। और इसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इससे जो है वो इसको पावर जो है वो मतलब किसी के उस पे ये बना है। ठीक है। और इसमें जो प्रोविजन अभी जो नोटिफाई हुआ है, इसमें स्टेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक फैक्टर। तो जैसे कि गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, इसको कैटेगरी 1 में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास है, दिल्ली के आसपास है, इनका जो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज्यादा है। फिर जो कैटेगरी 2 है, इसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया है। और बाकी जो है वो कैटेगरी 3 में जो है वो रखे गए हैं। तो हर जो इस डिस्ट्रिक्ट है इनमें जो वेजेस हैं उनका जो कितना वेज मिलना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, ये स्किल लेवल, अनस्किल, सेमी स्किल और स्किल इसके उस पे जो है वो रखा गया जाएगा। और ये जो वेज स्ट्रक्चर उन्होंने कहा है ये एक बेसिक अमाउंट होगा। साथ ही साथ जैसे डीए होता है वैसे एक वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है वो इसके बेसिस पे रखा गया था। तो अब जो कैटेगरी 1 है इसमें जो मंथली वेजेस है इसको फिक्स किया गया है 13,690 फॉर अनस्किल्ड वर्क लेबर, और 15,000 फॉर सेमी स्किल्ड, और 16,868 फॉर स्किल्ड वर्कर। ठीक है। इसी तरह का जो वेज है ये सिमिलर जो है वो बाकी उसमें ये जो है वो किया गया है। तो इसमें अभी हाँ, ये मतलब यूपी ये जो का जो नया है वो वाला इन्होंने लेबर लॉ चेंजेस किए आया है थे उस कि पे मतलब किया कितना गया है ना ये मिनिमम काम। वेज होना चाहिए, तो उसी को लेके था कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो इस पे जो लेबरर्स हैं वो विरोध कर रहे थे कि काफी कम रखा गया है ना, हमारा जो वेज है उसको बढ़ाना चाहिए। इसी पे पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, काफी आगजनी वगैरह भी हुई। वो वही चीज है। हाँ, ये जो ये नोएडा वाला वही अभी चीज है, चल रहा वही है वो चीज है ये उसमें पूरा। 20,000 कह रहे है हैं ना पर कि मतलब मंथ, वही जो है ये। 1 अप्रैल से जो है वो इन्होंने पूरा भी माना है कि मतलब भी अब जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि जो विवाद हुआ था तो गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हम मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है वो लोग के जो एक स्ट्रक्चर उनका इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट नया स्ट्रक्चर ले आई उससे कमी हो जाएगी, जो उनके जो पैसे हैं उनको और कम मिलेंगे। तो इसको लेके विरोध काफी बढ़ गया था। फिर इसमें फिर उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर नया जो है वो नोटिफिकेशन अभी 17 अप्रैल को जो है वो जारी किया है। फिर अभी बातचीत चल रही है डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, और बाकी जो पूरा सिस्टम है उसमें काम करेगा। तो ये कैटेगरीज बनाई गई हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, और कैसे कितना स्किल लेवल है उसके बेसिस पे कितना कितना पैसा जो मिलेगा ये इसको फिक्स किया गया है। ठीक है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें और भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, इसको ये फिर रिव्यू भी करेंगे कि जैसे इन्फ्लेशन पूरा बढ़ रहा है। ठीक है। जो अब जैसे नोएडा वोएडा की बात करें तो यहाँ पे लाइफ जो कॉस्ट लिविंग कॉस्ट वो काफी बढ़ गई, तो उसी हिसाब से जो वेजेस हैं वो भी बढ़ने चाहिए। ठीक है। और अभी हरियाणा और दिल्ली में भी जो जो है आसपास के एरिया में, वहां पे भी जो वर्कर्स हैं उनका भी काफी विवाद चल रहा था। ठीक है। अब जो 2025 में नवंबर में जो हमारा कोड ऑन वेजेस आया था, ये जो मिनिमम वेज एक्ट था इन सबको सब्ज्यूम करके जो नए 4 कोड बने हैं उनके बेसिस पे सारी चीजें गवर्न होंगी। तो इसी सब को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है, और कि कितना जो है पैसा नीडेड है बेसिक सर्वाइवल के लिए, कितना कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट कितनी है। तो इसी सारी सब से चीजें ये रिलेटेड चीजें हैं। अब जैसे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की बात करें कि ये क्या होता है, जैसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ये होता है एक वेजेस का एक कंपोनेंट होता है जिसको कि एडजस्ट किया जाता है टाइम टू टाइम,
ताकि जो इन्फ्लेशन की वजह से जो वर्कर्स हैं उन पे जो प्रभाव है वो कम पड़े, और उसको जो है वो सीपीआई जो होता है उसके बेसिस पे जो है वो रखा जाता है। अब ये चूंकि हमारा नया कोड आएगा ऑन वेजेस 2019 का, ये जितने पुराने ओल्ड लॉज थे उनको कंसोलिडेट करके नया वो बनाएगा। तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो नए नए जो है वो चीजें लेके आ रहे हैं, तो इसी के चलते जो है ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखो इसमें फर्दर और क्या चीजें होती हैं। फिर शांति एक्ट के बारे में एक आर्टिकल था कि कैसे जो शांति एक्ट है इसके तहत जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर सेक्टर है इसको ओपन कर दिया गया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इस एक्ट से जो है ये जो इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ये बढ़ेगी। और हमारा जो एक टारगेट है कि हमें 2047 तक, ये जैसे कि जो टारगेट्स होते हैं ना ये भी कभी कभी आ जाते हैं कि हमें कितना अपना जो एनर्जी जनरेशन है उसको बढ़ाना है, जैसे 100 गीगावाट करना है बाय 2047, ये गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमने हमारा जो पुराना जो लॉस था बहुत बेहतर तरीके से इसको जो है वो नहीं वो हो पाया। तो जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन होना चाहिए जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया। तो इनका है कि शांति एक्ट के थ्रू जो हमने जो काफी सारे चेंजेस किए हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, तो इससे जो है ये प्रोडक्शन और बढ़ेगा। लेकिन इसमें जैसे कुछ और फ्लॉज भी हैं, जैसे कि अगर आपका न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो काफी जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी वो माना जाता है कि थोड़ा सा भी अगर लीकेज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो फिर लाइबिलिटी किसकी रहेगी। तो इन सब चीजों को लेके जो है वो मतलब इसमें काफी वो चीजें हैं कि कितनी लाइबिलिटी किसकी रहेगी, ऑपरेटर की रहेगी, है ना, कि जो है वो गवर्नमेंट की रहेगी, कितना कॉम्पनसेशन कितना कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट का ये एक्ट आया है, माना जा रहा है कि इससे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। और कितना सक्सेसफुल होता है, कितना आगे जनरेट कर पाते हैं, ये आगे आने वाले टाइम में जो है वो पता चलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी चूंकि क्लीन एनर्जी माना जाता है, ग्रीन ग्रीन एनर्जी माना जाता है, तो इससे जो है ये कहा जो जाता है कि जो हमारा एक टारगेट है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना है, तो उसमें मदद मिलेगी। तो ये इस एक्ट के थ्रू काफी सारी। ये जो 100 गीगावाट अभी का एट है पॉइंट ट्वेंटी सेवन फोर्टी परसेंट सेवन है तक का, तो अभी लगभग। एट प्रेजेंट कितना है ये? इसको बढ़ाना है मतलब, है ना, हमें 2047 तक तो बनना है। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो करना है एमिशंस को। तो एमिशंस को जीरो करने का एक सबसे बेहतर तरीका है कि हम क्लीन एनर्जी यूज करें, कोल बेस्ड एनर्जी वगैरह को ना करें। तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा बढ़ाएं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जितने भी रेन्यूएबल हैं इन पे ज्यादा से ज्यादा काम होगा तो माना जा रहा है कि बेहतर रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन मिशन है ना, इसके तहत हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेट करने की बात हो रही है। एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, नीड्स बढ़ आ लेकिन ये न्यूक्लियर कैसे है ग्रीन में आता है? न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है ना, इसमें कार्बन न्यूक्लियर कैसे डाइऑक्साइड का ग्रीन इतना में आ रहा है? इमिशन नहीं ग्रीन होता है ना। एनर्जी कैसे है? तो इस वजह से ये क्लीन एनर्जी माना जाता है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी माना जाता है। इसमें ये तो जैसे कोयला है, जब कोयला जलाओ, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे इमिशंस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सूट्स वगैरह जो होते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स भी बहुत रिलीज होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्लीन मानी जाती है। इसमें जो है वो जो हमारे जैसे यूरेनियम वगैरह है, आइसोटोप्स हैं, इनको जो है वो बहुत उसमें यूज किया जाता है, हाई एनर्जी निकलती है और उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये क्लीन होती है, इसे किसी प्रकार का गैसेस इमिशन जो है वो नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्लीन एनर्जी माना जाता है। ठीक है। फिर तमिलनाडु में कनक कट्टानारपट्टी, ये विरुद्धनगर के पास है। यहाँ पे जो है वो अभी एक फायर वर्क्स फैक्ट्री में जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें काफी सारे वर्कर्स जो है वो उनकी मृत्यु हुई है। एक्सप्लोजन हुआ है और लगभग 40 के लगभग जो है वर्कर्स बताया जा रहा है इसमें डेथ है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है कि क्या मतलब इसमें अब इसमें जांच होगी कि किस तरह एक्सप्लोजन हुआ। बताया जा रहा है कि जो नॉर्म्स हैं कि 12 से 11 to 12 वर्कर्स ही जो है वो एट अ पॉइंट जो है वो काम कर सकते हैं, फायर वर्क्स की जो यूनिट होती है। बट उससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, कैसे उनको परमिशन दिया। तो ये है, विरुद्धनगर है डिस्ट्रिक्ट ये तमिलनाडु का। ये इंडिया का एक मेजर हब है, यहाँ पे फायर वर्क्स की काफी सारी इंडस्ट्री है।
और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है शिवकाशी, और इसको फायर वर्क्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जैसे कि इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो ये तो नहीं पूछेगा कि कहाँ पे घटना हुई, दुर्घटना हुई, लेकिन अब जैसे कि फायर वर्क्स कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, किस सिटी का नाम है, सिटी इस तरह से पूछा जा सकता है। सिमिलरली एक्सप्लोजिव एक्ट, ये जो कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, ये सारा जो सेफ्टी रेगुलेशंस है, ये किस लॉ से गवर्न होता है, लाइक एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884 का। फिर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लिमिट करता है कि कितने वर्कर्स एक बार में एक साथ में काम कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि भाई एक्सप्लोजिव्स पे, केमिकल्स पे काम हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो फिर एक्सप्लोजन हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है। तो इन सबको रोकने में ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये घटना जो है वो दुर्घटना हुई है। फिर अभी एक न्यू स्टडी हुई है और इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल हिमालय जो है, इनके जो सेंसिटिव सेक्शन है, इस पे पूरा इन्होंने अपना स्टडी फोकस किया। और इन्होंने बताया कि अनस्टेबल हैंगिंग ग्लेशियर्स जो हैं और स्टीप माउंटेन स्लोप्स, इनकी वजह से काफी जो भयंकर जो है वो एवलांचेस आ सकते हैं, या डाउन स्ट्रीम डिजास्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। और इसमें जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने लगभग 219 हैंगिंग जो ग्लेशियर्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया, इन पे वर्क किया है। और ये पूरे सेंट्रल जो हिमालयाज हैं यहाँ पे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये बहुत अब्रप्टली जो है वो खत्म होते हैं। और मतलब ये जो है वो अ, ये जो इन हैंगिंग ग्लेशियर्स के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि ये 72 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, और इन पे जो आइस का वॉल्यूम है वो 2.39 क्यूबिक किलोमीटर का है। और इनकी वजह से मतलब एक तो इन पे जो है वो खतरा भी है, ये पूरा अपर अलकनंदा बेसिन में है ये। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये इसमें जो 30% जो आइस है वो हैंगिंग मास वॉल्यूम इनका ये है। और ये जो है वो एक अनस्टेबल स्टेज में है, और ये टाइम टू टाइम ब्रेक ऑफ कर सकते हैं, जिनकी वजह से एनवायरमेंट रिस्क है काफी। वल्नरेबिलिटी को ये बढ़ावा पूरा दे रहे हैं इस हिमालयन जो रीजन है इसमें। और यहाँ पे जो है वो जो अगर जैसे ये हिमालयन जो एरियाज हैं, यहाँ पे नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से इन पे काफी इनका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे काफी आगे आने वाले टाइम में डैमेज वगैरह जो है वो हो सकता है। ठीक है। और इसमें इन्होंने पूरा असेसमेंट, मतलब असेसमेंट वगैरह स्टडी करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो हाई एलिवेशन एल्पाइन एनवायरनमेंट में जो ग्लेशियर्स हैं काफी सेंसिटिव हैं, अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, वार्मिंग होती है, तो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और जो इनके आसपास के जो सेटलमेंट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, इन पे को भी काफी डैमेज होगा। अब इसमें उन्होंने बताया है कि जो अलकनंदा बेसिन है, ये इसका जो एलिवेशन है ये लगभग 400 मीटर से 78 100 मीटर्स तक का है। तो ये जियोग्राफिकली काफी जो है वो फ्रेजाइल है। यहाँ भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे ट्राउन्स रोड्स बन रहे हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं, यहाँ पे काफी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से काफी एक्सपोजर हो रहा है, और इस एक्सपोजर की वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और यहाँ मतलब ये जो है वो आगे फर्दर जो है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इन पूरे एरियाज को उन्होंने कहा है कि मॉनिटर करना होगा, ये हाई रिस्क लोकेशंस हैं, और कि फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए जो है वो इस पे बेहतर तरीके से एक काम जो है वो करना होगा। ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, ये 2 दिन की अपनी श्रीलंका के टूर पे गए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है, इनके साथ जो टाइज है इनको और बेहतर करेगी। और इसमें एक की अनाउंसमेंट हुआ है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया गया है 6 जनरेशन तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इंडियन कम्युनिटी को जो है वो अपना एड्रेस किया। और इसमें कहा है कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो तमिल कम्युनिटीज हैं, इनका एक काफी डीप जो है वो कल्चरल रूट्स एंड हिस्टोरिकल टाइज हैं, तो इसको हम और जो है वो बेहतर करेंगे। ओसीआई स्कीम की बात कर लें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक तरह का परमानेंट रेजिडेंसी है फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन।
इसको 2005 में लाया गया। इसके तहत लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड किया जाता है और कुछ एजुकेशनल और इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ओसीआई सिटीजन्स को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको जो सिटीजनशिप है उसको और एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बेहतर रिलेशन के लिए और जो है वो काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया इन्होंने जो है वो काफी मिसाइल वगैरह टेस्ट किया है, और इन्होंने मल्टीपल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इनको जो है वो लॉन्च किया संडे को। ठीक है, ये मिसाइल जो है वो ईस्टर्न वाटर्स की तरफ छोड़ी गई, 140 किलोमीटर तक आई। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वॉच रख रही है, क्योंकि जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी काफी जो है वो एम्बिशियस है, और ये टारगेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, की वजह से काफी रिस्क भी है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन इन्होंने बताया है कि G20 जो सैटेलाइट हैं वो 2027 में जो है वो लॉन्च होने का एक्सपेक्टेशन है, मतलब उसमें लॉन्च किया जाएगा। और इंडिया एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। जो G20 कंट्रीज हैं इनका ये सैटेलाइट जो है वो बन रहा है। ठीक है, और इंडिया फिर इसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया जो सक्सेसफुली 100 सैटेलाइट्स को इसने प्लेस किया। तो इसरो का जो एक हिस्ट्री रहा है उसके बारे में बताया। और G20 की बात करें तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। G20 का जो प्रेसिडेंसी था इंडिया को 2023 में मिला था, और इसी के तहत जो पूरा स्पेस प्रोग्राम इस पे काम हो रहा है। और जो G20 की जो सैटेलाइट्स हैं इनको इंडिया जो है वो इसरो जो है वो लॉन्च करेगा। साथ ही साथ इसरो के और भी मिशन हैं, जैसे गगनयान मिशन है। ठीक है, और इस पे भी हम पूरा काम कर रहे हैं। हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन है, इस पे काम हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलके, जैसे जापान के साथ मिलके हम लूनर चंद्रयान 4 पे काम कर रहे हैं, गगनयान पे वर्क कर रहे हैं। पिछले साल हमने आईएसएस पे जो है वो हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे एस्ट्रोनॉट। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें बताया कि G20 का जो सैटेलाइट है वो अगले साल तक लॉन्च किया जाएगा। फिर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि कैसे एंथ्रोपिक एक यूएस की कंपनी है, इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्लास विंग, और इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें काफी सारे जो जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, एप्पल, ब्रॉडकॉम, सिस्को, गूगल, ये सारी जो कंपनीज हैं इनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट माना जा रहा है, जिससे कि दुनिया का सबसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो है वो इसको सिक्योर किया जाएगा थ्रू एआई मॉडल्स। और इन्होंने कहा है कि अभी रिलीज नहीं किया है, इस एआई मॉडल का नाम दिया है क्लाउड माइथॉस प्रीव्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये ये जो माइथॉस प्रीव्यू है ये ऑटोमेटिकली जो है वो फाइंड कर लेगा, और कि जो सिस्टम है कोई इसमें किसी प्रकार का जो फ्लॉ है सॉफ्टवेयर में इसको। ठीक है, तो एआई का यूज करके कैसे जो है ये साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर करना है, इस पे ये पूरा काम कर रहे हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट ग्लास विंग क्या है। ठीक है, और इसके तहत जो है वो जो मलेशियस वायरसेस हैं, जो बग्स हैं, इनको फाइंड आउट करने का काम किया जाएगा। इसमें एआई टूल का यूज किया जाएगा, और ये एंथ्रोपिक जो है वो यूएस की कंपनी है, ये इस पे काम कर रही है। सिमिलरली जो गूगल है इसने जो है वो एक इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म है विज, और इसके साथ जो है वो एक अपना इनका वो हुआ है, इनिशिएटिव उन्होंने लिया गया है। तो ये जो है वो गूगल का थ्रेट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे ये लोग पूरा मिलके काम करेंगे, कि कैसे जो है जैसे वायरसेस वगैरह की वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ओपन एआई जो है ये भी जो है वो अपना जो प्रोग्राम है इसको एक्सपेंड कर रही है, और इन्होंने कहा कि ये GPT 5.4 साइबर, ये एक लेटेस्ट वर्जन वर्जन है जिसको बना रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी वर्क्स वगैरह को पूरा देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एंथ्रोपिक का नाम याद रखो, ये एक एआई सेफ्टी और रिसर्च कंपनी है। ये फाउंड बनी है 2021 में, और ये अपने क्लॉड सीरीज ऑफ एआई असिस्टेंट्स के लिए जानी जाती है। टाइम टू टाइम जैसे एंथ्रोपिक का भी एक नया जब ये आया था तो हो रहा था कि इसकी वजह से काफी सारे जो जॉब्स हैं उन पे असर आएगा, एआई पे ज्यादा ये काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये है। फिर अभी ह्यूमनॉइड रोबोट का जो है वो बेजिंग में जो है वो मैराथन हुआ, तो इसमें टियांगोंग अल्ट्रा 2025 इसने जो है वो मतलब पार्टिसिपेट किया। ठीक है,
तो यहाँ जैसे चाइना में टाइम टू टाइम जो है वो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो तियांगोंग अल्ट्रा ये क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। और ये बीजिंग ई टाउन हाफ मैराथन, ये इनका सेकंड एडिशन है जिसमें जो रोबोट्स हैं वो रन करते हैं, कितने बेहतर तरीके से ये काम कर रहे हैं। फिर मलेरिया के लिए जो है वो नई स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जा रही हैं। जो साइंटिस्ट हैं, मतलब मलेरिया पे काफी वर्क हुआ है, बट स्टिल मलेरिया की वजह से काफी प्रॉब्लम होती हैं। और मतलब एक इसी पे वर्क चल अभी तक ज्यादातर वर्क हुआ है कि कैसे जो नंबर ऑफ मॉस्किटोज है उनको कम किया जाए और कैसे इन्फेक्टेड लोगों को जो है वो क्योर किया जाए। काफी सारे से मॉस्किटो नेट्स, बेड नेट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग मटेरियल्स, मेडिसिन इसको डेवलप किया गया। बट अभी भी मलेरिया वर्ल्ड का डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज में है जो आता है। इसकी वजह से 500,000 पीपल जो है वो मरते हैं हर साल। और सब सहारा जो अफ्रीका है, यहाँ पे काफी सारे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो अभी जो है वो जो साइंटिस्ट हैं इनका कहना है कि नए सिरे से इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि एक जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जिसको कि कहा जाता है जीन ड्राइव, इस पे ये काम कर रहे हैं। और इसके तहत ये क्या करेंगे कि जो मस्किटो का तो जीन है उसी को जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है। और इस पे काफी सारे स्टडी हुआ है कि कैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटो हैं, ये जो मलेरिया का पैरासाइट है इसको ब्लॉक कर देंगे। जो और उस फिर जो है वो इनके जो केसेस है उनमें कमी आएगी। और अगर इसमें बताया गया है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नॉर्मली 50% चांस होता है कि ये जो है वो स्पेसिफिक जीन को जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में जो है वो टारगेट करे। तो ये जो जीन ड्राइव जो एक टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, इस रूल को ये ऑल्टर करती है। और इसमें ये क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और इसमें ये एक पूरा नया जेनेटिक सिस्टम बताते हैं जो कि अपने को कॉपी करता है पार्टनर क्रोमोसोम में रिप्रोडक्शन के टाइम में। और माना जा रहा है कि इसी से ये जो जीन है का उसको पूरा मॉडिफाई कर देंगे। और फिर से ये जो मॉस्किटो रहेंगे ये मलेरिया पैरासाइट को अपने अंदर जो है डेवलप नहीं होंगे। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगा जिसकी मदद से जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी जो नंबर है उसको कम करने पे काम किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो रिसर्चर्स हैं ये दो मेन टाइप के मॉस्किटो जीन ड्राइव जो है वो बना रहे हैं। एक है फॉर पॉपुलेशन सप्रेशन। तो इसमें जो है ये ऐसे जीन्स जो कि फीमेल मॉस्किटो को डेवलप करने के लिए एसेंशियल है उसको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो सेकंड अप्रोच है ये है पॉपुलेशन मॉडिफिकेशन, या इसको रिप्लेसमेंट भी कहा जा रहा है। तो यहाँ जो मॉस्किटो है वो जिंदा रहेगा, बट ये ऐसे जीन कैरी करेगा जो कि मलेरिया पैरासाइट को प्रिवेंट करेंगे। तो मतलब ये है, माना जा रहा है कि इसी पे पूरा रिसर्च चल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में इससे मलेरिया के एलिमिनेशन में काफी जो है वो हेल्प मिल सकती है। तो लास्ट में जो है वो स्पोर्ट्स का न्यूज है। एशियन गेम आईएसएस एफ वर्ल्ड कप 2026 ये आपका कैंस में होगा ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें इंडियन एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं शिव नारवाल और सबीरा हारिस, ये लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो कि शूटिंग इवेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करती है। तो ये इंडियन शूटर हैं शिवा नरवाल और साबिरा हारिस। ठीक है। तो ये जो टीम है ये जाएगी। फिर इसके अलावा ब्राजीलियन बास्केटबॉल लेजेंड थे ऑस्कर स्मिथ, इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। और ये अ, इन्होंने ब्राजील को जो है रिप्रेजेंट किया ओलंपिक गेम्स में 5 टाइम्स। और 4 इन्होंने फीबा वर्ल्ड कप में भी ये खेले। और इनका जो है वो अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इन्होंने क्लब के लिए 49,000 से ज्यादा पॉइंट जो है वो कलेक्ट किए थे, जिसको कि फिर अमेरिकन एक फुटबॉलर थे स्टार लिब्रॉन जेम्स, इन्होंने ब्रेक किया था। तो मतलब ये काफी जो है वो अ, अच्छे जो है वो खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल जो है वो खिलाड़ी थे। ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो गेम्स में भी यही था। फिर हाँ एक ये है हैरी काने, इन्होंने जो है वो 32nd गोल ऑफ द
कैंपेन, और इसमें ये जो है वो जीते हैं। ठीक है। वैसे ये प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स की न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बस जाने लो कि ये फुटबॉल से रिलेटेड जो है वो प्लेयर्स हैं। तो इसमें जो है वो बैरन मुनिक जो है वो इसने अपना 35th बंदेलसिया टाइटल जो है ये जीता है। ठीक है। और हैरी कैन जो है ये इंग्लिश मतलब फुटबॉलर हैं ये। और ये जो क्लब है ये जर्मनी का जो है वो प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, म्यूनिक बेस्ड क्लब है ये। वहाँ पे कई सारे क्लब्स का मैचेस जो है वो चलता रहता है, जैसे लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कप्स हैं, क्लब्स हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। काफी पॉपुलर गेम है फुटबॉल बाकी जगहों पे। ठीक है। तो ये सारा आज का इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे, और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।